उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज जाए, अपनी टीम के ऊपर नजर रखें। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए, या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। वजीर आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आला पंजाब एक पेज पे हैं। आज वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उनके तमाम MPAs ने इत्मीनान का इजहार करके उनको अपना वजीर आला के तौर पे इत्मीनान दिया। फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी आपस में डिसकनेक्टिविटी थी। आज हमने वो कनेक्टिविटी क्रिएट की है। ये कहना कि हर चीज कंट्रोल जो है अपना जहांगीर तरीन ने ले लिया है, तो असी इत्थे आलू छोले बेचे नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से। जब से वफाकी काबीना के अंदर तब्दीली हुई है, बहुत चर्चा हो चुका है कि पंजाब के अंदर भी तब्दीली होने वाली है। कुछ लोग अगर कहते हैं कि वहाँ की काबीना के अंदर तब्दीली होगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि चीफ़ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाएगा। जब से इमरान खान साहब ने कैबिनेट की चेंजेस के बाद तकरीर के अंदर कहा कि उन्होंने अपने दोनों चीफ़ मिनिस्टर्स को, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, को कहा है कि वो अपनी टीम के ऊपर नज़र रखें, तो इन खबरों के अंदर और तेज़ी आ गई। हुकूमत की तरफ से बार बार इस चीज़ को डिनाई किया जा रहा है। आज चीफ़ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने पार्लियामेंट्री मीटिंग चेयर की, जिसके अंदर सब जो अरकान थे उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया चीफ़ मिनिस्टर साहब पे। इसके अलावा जो नई फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो भी पंजाब में मौजूद हैं और वो पिछले 2 दिनों से कह रही हैं कि इमरान खान साहब, चीफ़ मिनिस्टर साहब, ये सब एक पेज के ऊपर है और किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। मगर ख़बरें जो हैं इस किस्म की वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और अब जब तेज़ी आ चुकी है इस बात में, स्पेशली इस वजह से कि निसार अली ख़ान साहब जो MPA की सीट तो जीत चुके थे, मगर उन्होंने अभी तक 8 महीने गुजरने के बावजूद ओथ नहीं लिया था पंजाब असेंबली में। वो अब उनके हवाले से ख़बर आ रही है कि वो ओथ लेने लगे हैं। और इससे पहले ये भी ख़बरें आती रहीं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म ग्रुप है, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही का ग्रुप, वो मुलाकातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, इस हवाले से कि शायद पंजाब असेंबली के अंदर भी कोई तब्दीली लाई जाए। इस बात को बहरहाल डिनाई कर दिया है। इसी हवाले से पंजाब गवर्नर चौधरी सरवर साहब भी बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। उनकी चीफ़ मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकातें हो रही हैं और साथ साथ में इत्तेहादियों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। और अब ख़बर ये भी आ रही है कि वो जल्द ही वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात करेंगे। अब उनसे बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि कितना प्रेशर है इस वक्त पंजाब हुकूमत के ऊपर और क्या सचमुच तब्दीली की कोई गुंजाइश है कि नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद सरवर, गवर्नर पंजाब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो ख़बरें हैं जिनको बार बार हुकूमत डिनाई भी कर रही है कि पंजाब हुकूमत में तब्दीली नहीं आ रही, ये क्यों ख़त्म नहीं हो रही और क्या गुंजाइश सचमुच है कोई तब्दीली की? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो रीशफल हुई है प्राइम मिनिस्टर ने की है, या जो फ्यूचर में पंजाब में या KPK में एक्सपेक्टेड है या हो सकती है, तो ये सारी दुनिया में होता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में कहीं कभी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं रही है, इसलिए वो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोपियन पॉलिटिक्स में, बरतानिया की पॉलिटिक्स में हर साल जो है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो अपनी टीम की, अपनी कैबिनेट की कारकर्दगी जो है उसका जायज़ा लेते हैं, और जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको प्रमोशन दी जाती है, जो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं उनको उनकी जगह नए लोग जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। और इसके अलावा मैं तो यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ जो गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं वो चेंज होते हैं, बल्कि जो शैडो कैबिनेट होती है, शैडो मिनिस्टर होते हैं, उनके भी लीडर जो हैं, शैडो कैबिनेट में जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसकी भी तब्दीली होती है, और जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसकी प्रमोशन होती है। तो ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जो जमहूरी का तकाज़ा है वो तकाज़े प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे कर रहे हैं। और आपने ख़ुद देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया है
कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अपने खिलाड़ी जो हैं उनको मॉनिटर करें और उसके मुताबिक वो फैसले करें। ये एक सरवर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक जमहूरी हक है और जिसे कहते हैं कि लोगों का भी हक है कि अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव सही काम नहीं कर रहा तो उसको तब्दील किया जाए। तो अगर इसी हम प्रिंसिपल को सामने रखें तो सबसे ज़्यादा जो तनकीद है वो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर के हवाले से हो रही है। तो क्या हम इसके बाद, और आपने भी बात की कि तब्दीली एक्सपेक्टेड है, तो फिर तो हम ये सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब पे तनकीद हो रही है तो क्या वो भी तब्दील होंगे? देखें पहली बात यह है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी सिस्टम है और आपने देखा कि जो पार्लिमान की आज जो हमारी पार्टी का इजलास हुआ है उन्होंने चीफ मिनिस्टर पे एतमाद का वोट जो है वो दिया है। ये तनकीद जो है ये पार्लियामेंट के अंदर तनकीद है, उस तनकीद जो है उसको अहमियत दी जाती है कि अगर उनको अपनी पार्लियामान के अंदर अपनी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उन पे और प्राइम मिनिस्टर का भी कॉन्फिडेंस है तो जो कोई भी तब्दीली जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है। ये भी फैसले जो हैं, देखिए मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, गवर्नर पंजाब जो हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने नॉमिनेट किया है, चीफ मिनिस्टर को किया है, स्पीकर साहब को किया है। और ये कहना कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, ये भी सारा मीडिया की बातें हैं। चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी कल रात मुलाकात हुई है, बड़े अच्छे माहौल में हुई है। हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं फ्यूचर स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है। परवेज़ अलाई साहब से मेरी कल टेलीफोन पे बात हुई है। तो कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात चूँकि अगर कोई बात कह दी जाती है तो उसको तोड़ मोड़ के स्याको सबाक से अलहदा करके इस तरीके से किया जाता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा कोई तूफ़ान आ गया है। असल इशू ये है कि हमने इस मुल्क में, हमें लोगों ने तब्दीली के लिए वोट दिया है और हम अपना फोकस जो है उस तब्दीली की तरफ रख रहे हैं। देखें इस मुल्क में लोगों को पीने जी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट पूछना आपसे ये था कि आपने खुद कहा कि पंजाब और केपी में तब्दीली एक्सपेक्टेड है, चेंजेस एक्सपेक्टेड है फेडरल कैबिनेट की तब्दीली के बाद। तो फिर अगर चीफ मिनिस्टर साहब नहीं तो फिर हम ये कह सकते हैं क्या क्या कैबिनेट के अंदर तब्दीली एक्सपेक्टेड है? मेरा ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है उसको अगर आप गौर से सुने तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने चीफ मिनिस्टर से ये कह रहा हूँ कि अपना जो है खिलाड़ी जो हैं उनकी कारकर्दगी जो है उनका नोटिस लें, उनको मॉनिटर करें। तो इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नहीं तब्दील हो रहे हैं, जैसे कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन फैसला जो है वो सूबाई असम्बली के मेंबरान ने करना है या फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। और जब तक चीफ मिनिस्टर को सूबाई असम्बली के मेंबरान का एतमाद हासिल है और प्राइम मिनिस्टर का हासिल है तो फिर मैं समझता हूँ कि उसकी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर चीफ मिनिस्टर की स्वाबदीद पे है कि वो फैसला करें कि मेरे कौन से मिनिस्टर बेहतर काम कर रहे हैं, किसी को प्रमोशन की ज़रूरत है। अगर सब अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीज़ ठीक है तो फिर कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। तो ये फैसला जो है ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने करना है। बिल्कुल सर, बट आप भी फेडरल हुकूमत की नॉमिनेटेड अपॉइंटमेंट हैं पंजाब के अंदर। आपका क्या ख्याल है कि कैसी रही है कारकर्दगी 8 महीनों में पंजाब हुकूमत की और पंजाब की जो कैबिनेट है? क्योंकि देखिए फेडरेशन पे तो तब्दीलियां हुई हैं जिससे वज़ीर आज़म साहब ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि उनको कुछ लोग उनके ख्याल में ठीक परफॉर्म कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो आपसे भी उन्होंने मशवरा किया होगा या आपका भी इसके ऊपर ओपिनियन होगा? मैं अर्ज़ करूँगा अगर मुझसे मशवरा किया भी हो, लेकिन ये मेरा काम नहीं है मिनिस्टर्स की कारकर्दगी को इवाल्यूएट करना, ये चीफ मिनिस्टर का काम है और प्राइम मिनिस्टर का काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें बात यह है कि 8 महीनों में हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम यहाँ के हालात सारे ठीक कर दें। देखें अगर आप कहते हैं कि पंजाब की सूरत हाल देख लें कि पिछला जो बजट था 2018 और 2019 का, वो बजट जो था वो था 640 बिलियन रुपीज़। और अब जो हमारा बजट है, जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने दिया है वो 240 बिलियन था। तो ये तकरीबन आधे से भी कम बनता है। तो इसका ज़ाहिर है कि इसके असरात होने हैं।
अगर वो बजट 4 बिलियन बजट अगर कम हो जाएगा तो उससे सड़कें बननी थी, रोड बनना था और काम होने थे, तो उससे एक एक्टिविटी पैदा होनी थी। लेकिन हमने कोई खुशी से तो नहीं वो डेवलपमेंट बजट जो है वो कम किया है, इसलिए कम किया है कि गवर्नमेंट ने ओवर स्पेंडिंग कर दी थी, चेक बाउंस हो रहे थे, उनको कैश करवाना था। तो इन हालात में, मुश्किल हालात में हमने पाकिस्तान की जो है बागडोर संभाली है और इस मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हमने वादे किए हैं, घरों की बात की है, उसमें घरों पे काम हो रहा है। पीने का साफ पानी हमने और प्राइम मिनिस्टर ने ये वादा किया था पूरे पंजाब के लोगों के साथ। मैंने हर शहर में, हर कस्बे में, हर यूनियन काउंसिल में लोगों को कहा था कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम पंजाब के लोगों को पीने का साफ पानी देंगे। इसलिए कि मेरा ये पैशन है कि 50% लोग जो हैं अस्पतालों में पड़े हैं वो गंदा पानी पीने की वजह से। तो सर ये आपका साफ पानी का प्रोजेक्ट, उस पर कितनी प्रोग्रेस हुई है? उसमें जी अल्लाह के फजल करम से अब अपना स्पीकर साहब ने बिल जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास भेज दिया है और आज या कल वो मंजूरी के लिए इंशाल्लाह मेरे पास आ जाएगा और उसके बाद पंजाब आब पाक अथॉरिटी जो है वो क्याम में आ जाएगी और उसके फौरी बाद इंशाल्लाह एक जामे प्लान के ज़रिए पीने के साफ पानी का मंसूबा जो है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और हम आवाम की जो तवक्कात हैं इंशाल्लाह उन पे पूरा उतरेंगे पीने का साफ पानी देने में। जी चौधरी, हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से। सरवर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले शुरू में जो हमने गुफ्तगू की उसमें आपने जिक्र किया जो फैक्शनलिज्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और उसके हवाले से इतनी र्यूमर्स होते हैं, तो ये आप हमें समझाएं कि हर जो एक सियासी जमात होती है उसके अंदर फैक्शंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, मगर समहाउ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसके अंदर जो ग्रुप बंदी या धड़े बंदी जिसको हम कहते हैं ये बहुत नुमाया नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? मैं आपको इस बारे में अर्ज़ कर दूं, देखें हम 8 महीने से हम हुकूमत में हैं और 8 महीनों से जो हमारी अकाउंटेबिलिटी हुई है, जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल में पिछले 30 सालों में हुक्मरानों की कारकर्दगी पे इतने सवाल नहीं उठाए गए जितने हम पे उठाए गए। इसी तरीके से जो धड़े बंदी है या ग्रुप बंदी है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनमें होती है। दुनिया की जहाँ भी जमहूरियत होगी वहाँ धड़ेबंदी होगी। बरतानिया में धड़ेबंदी है, यूरोप में है, मैं वहाँ पर लेबर पार्टी में था, वहाँ पर कई धड़े थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूँकि पीटीआई है और पीटीआई की जो भी बात होती है वो स्पॉटलाइट में आती है, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको ग्रुपबंदी जो है, धड़ेबंदी ज़्यादा नजर आती है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी पार्टी, मैं आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि पूरी पार्टी, पूरे हमारे सियासी कारकुन, हमारे एमएनए, हमारे एमपीए, हमारे वकला, हमारी सिविल सोसाइटी इमरान खान के पीछे चट्टान की खड़े हैं और अंडर हिज लीडरशिप हम सब एक हैं। बात यह है कि अगर हम में थोड़ा सा इमरान खान साहब के पीछे तो आप सब खड़े हुए हैं मगर एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। देखिए आपके साथ बैठ के उस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जहांगीर तरीन साहब पे तनकीद कर दी, जिसके बाद वजीर आजम साहब को पब्लिकली उनको थोड़ा सा जिसको कहते हैं स्नब करना पड़ा शाह महमूद कुरैशी साहब। बात यह है कि अगर बात कर आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ाई पब्लिक हो जाती है। मेरी बात सुने। बात यह है कि अगर इख्तलाफ राय हो जाता है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन से वो हर चीज़ जो है खामोश हो जाती है, तो आप ये क्रेडिट दें कि इस पार्टी में एक यूनाइटिंग फोर्स है, एक मैग्नेट है कि जब वो कहते हैं कि भाई अब बस अब सीज़ फायर है तो हम सब सीज़ फायर कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि हम सब लोग जो हैं अपने लीडर की बात मानते हैं और अपनी नाराज़गी जो है उसको भी इजहार नहीं करते, इसलिए कि हम इमरान खान के लिए, देखें हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने लीडर के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। हम एक एजेंडे के तहत इस मुल्क में आए हैं, हमें लोगों ने वोट दिया है,
हमें लोगों ने वोट दिया है कि हम लोगों को पीने का साफ पानी दें, हम इस मुल्क में अस्पतालों के हालात को बेहतर करें, हम इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा करें। सर, तो वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपने जो आलू छोले वाली बात की, वो क्यों इतनी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ली गई? पहली बात तो ये है कि इसको नेगेटिव बना दिया। ये तो मैंने मजाक में कहा कि वो जो कह रहे थे कि जी ये भी, वो तो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी, उसका भी कोई इख्तियार नहीं है, वहाँ भी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वो है, यहाँ भी डिफेक्टो। मैंने कहा यार ये बात दुरुस्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर फैसले करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के फैसलों के हम सब पाबंद हैं, तो इसको भी बस बढ़ा चढ़ा के पेश किया। लेकिन मेरी अर्ज सुने, बात यह है कि आप देखें कि इमरान खान ने कहा था, पहली बात उस हम हर तकरीर में ये कहते थे कि मैं पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद करूँगा, मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करूँगा। और मैं आपको ये बात दो तरीके से बताना चाहता हूँ कि जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन बहुत ज़्यादा थी और जंग का शदीद ख़तरा था, तो उस वक़्त मैंने ब्रिटिश मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, यूरोपियन मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, कम से कम 4-5 डज़न लोगों को टेलीफोन किया था और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब वो मुझे रिस्पॉन्ड करते थे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज़ बिहेविंग लाइक ए स्टेट्समैन और उनकी बात जो है सच पे फॉरेन पॉलिसी पे तो आई थिंक कभी भी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। मेरी अर्ज सुन लें। उसके बाद मैं अमेरिका गया हूँ, वहाँ मैं सेनेटर से मिला हूँ, कांग्रेसमैन से मिला हूँ, कांग्रेस वोमेन से मिला हूँ, वहाँ मैं मेयर से मिला हूँ, वहाँ मैं गवर्नर से मिला हूँ, वहाँ मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिला हूँ। सर ये सब सही है, मगर आपने खुद शुरू में कहा था कि बहुत तनकीद हुई है आपकी हुकूमत के ऊपर, और इतनी तनकीद शायद पिछले कितने दहाइयों में नहीं हुई जितनी 8 महीनों में आपके ऊपर हो गई है। वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से नहीं हुई, वो गवर्नेंस के हवाले से हुई है। इमरान खान साहब ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया है, ओपनिंग बैट्समैन चेंज किया है, तो गवर्नेंस के तो मसाइल हैं और आपको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं अर्ज करता हूं कि पहले तो आप ये एक्सेप्ट कर लें कि इमरान, अब पहली दफ़ा हुआ है कि बाहर की दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पाकिस्तान का नैरेटिव जो है उस पे यकीन कर रही है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान सच बोल रहा है। सर बट हम तो इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, हम फॉरेन पॉलिसी पे तो नहीं बात कर रहे हैं। जिस जगह पे हम कामयाब हैं, मुल्क का वकार बनता है, उसमें भी थोड़ी सी बात कर लें, 2 मिनट उस पे कर लें। जी मैंने तो कहा ना सर कि वो तो हम एक्सेप्ट करते हैं, उधर तो कोई दो राय नहीं है कि आप लोग सक्सेसफुल हैं, मगर हमें अब गवर्नेंस के इश्यूज पे बात करनी है जहां लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैं गवर्नेंस पे भी आता हूं, मैं उससे भागता नहीं हूं, उस पे भी आता हूं। अगर हम में कमजोरियां हैं तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि जो डिलीवर नहीं करूं। मैं कहूं कि हमने शहद की नहरें जो हैं चला दी हैं, लोगों के सारे मसाइल हमने कर लिए। मसाइल हैं, बड़े पेचीदा हैं, गंभीर हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ और भी बात करना चाहता था, बहुत तनकीद हुई, इसीलिए असद उमर साहब को हटाया गया। मेरी अर्ज सुने। फिर उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर का जो फैसला हुआ है पाकिस्तान में, आप सोच नहीं सकते कि इसका एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को कितना बड़ा हुआ है। वहाँ जहाँ हम जाते हैं तो सिख कम्युनिटी। अच्छा सर, थोड़ी सी बात फिर ज़रा अगर हम इत्तेहादियों की कर लें और पंजाब हुकूमत की कर लें, आपके ख्याल में ये क्यों बार बार आजकल जिक्र हो रहा है कि निसार अली खान साहब जो हैं वो आ रहे हैं, और इस हवाले से कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद वो चीफ मिनिस्टर बन जाएं पंजाब के। क्या सचमुच कोई ऐसा सिनारियो है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो निसार अली खान बन जाए? देखें मेरी अर्ज सुने। बात यह है कि चौधरी निसार अली साहब MPA हैं, उनको हक हासिल है कि वो आएँ, हल्फ उठाएँ या ना उठाएँ, उनका अपना फैसला है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अगले 5 साल इंशाल्लाह आप देखेंगी कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होगी, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को किसी जगह से भी कोई ख़तरा नहीं है। और मुझे ये भी यकीन है कि जो हमारे इत्तेहादी हैं, देखें ये जो हमारा इत्तेहाद हुआ इलेक्शन जीतने के बाद नहीं हुआ, हमारा इत्तेहाद जो है वो इलेक्शन जीतने से पहले हुआ है। हमारे लोगों ने काफ के कैंडिडेट को वोट दिए हैं, काफ ने हमें दिए हैं, तो इसलिए इस अलायंस को जो पब्लिक से अप्रूवल हुआ है, ये हमारे लिए उस इत्तेहाद को तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए ये इत्तेहाद नहीं टूटेगा और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद जो है ये अगले 5 साल जारी रहेगा। ये जो
निसार अली खान साहब ने 8 महीने बाद फैसला किया है ओथ लेने का, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कुछ आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हुए? इसमें भी कोई सही नहीं है खबर, क्योंकि मेरी जो अपने सोर्सेज हैं उनसे मैंने चेक किया है, मुझे तो पता चला है कि वो हल्फ नहीं उठा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हटा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके हल्फ ना हटाने या ना उठाने को इतना बड़ा मसला जितना आप लोगों ने बना दिया है वो इतना बड़ा मसला नहीं है। सर, साथ में इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज शरीफ बहुत मुतहर्रिक हो गए हैं और वो शायद पीटीआई के लोगों को भी अप्रोच कर रहे हैं और वो पीएमएलक्यू से भी बातचीत कर रहे हैं। देखें, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरी जो है नब्ज़ जो है एमपीएस की दूसरों के इंशाल्लाह उसके ऊपर है, गहरी नज़र उनके ऊपर है। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी हमारी कोई परेशानी वाली बात हमारी हुकूमत के लिए नहीं है। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत को किसी किस्म का भी कोई ख़तरा नहीं है, ये मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूँ। सर, मगर हम फिर भी बात वही करेंगे कि तनकीद बहुत हो रही है परफॉर्मेंस के हवाले से, और इसीलिए बात होती है कि शायद किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और बात यहाँ तक हो रही है कि परवेज़ इलाही साहब को शायद चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने माजी के अंदर सूबा बहुत अच्छा चलाया है। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जी, ये फ़ैसला तो इमरान खान साहब ने करना है और जो हमारे सूबाई असम्बली के मेंबर है उन्होंने करना है। तो इस पे मैं किसी किस्म का तबसरा जो है नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से मीडिया में कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो कम अज़ कम मुझे तो कोई ऐसी इतला नहीं है जिसमें उन्होंने इस राय का इज़हार किया हो कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। सर, इस हवाले से क्योंकि आप तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं और आपने पीएमएलएन को भी देखा है इलेक्शंस में और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि ये जो बात होती है कि परवेज़ इलाही साहब को अगर बना दें फॉर एग्ज़ाम्पल चीफ मिनिस्टर, तो उससे आपको क्या लगता है कि 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना इफेक्टिव हो सकता है देखिए, या आप एक ऐसी बात जिसको सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मेरा उस पर कॉमेंट देना नहीं बनता। सर, और ये जो खबरें आ रही हैं कि जो पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत परेशान है और ताउन नहीं कर रही हुकूमत के साथ, देखें जो ब्यूरोक्रेसी ये बात कब तक कहाँ तक सही है? जो ब्यूरोक्रेसी की बात है या ब्यूरोक्रेसी के ताउन की बात है, मेरा अपना ख्याल है क्योंकि और बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम जो है वो कोई फैसले लेने से घबराती है। ब्यूरोक्रेसी के अपना जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो थोड़ा सा डर महसूस करते हैं, अंडर प्रेशर अपने आप को महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने जो हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको अश्योर करना पड़ेगा, रीअश्योर करना पड़ेगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है तो ये जो वो डर या उनको महसूस कर रहे हैं, तो इसका तो बिल्कुल जो डायरेक्ट लिंक है वो आपकी अपनी हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी कैंपेन से है। तो क्या ये एक इशू नहीं है जिस पे आपको वज़ीर आज़म साहब से बात करनी चाहिए? वैसे भी आपकी मीटिंग स्केड्यूल्ड है उनके साथ। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। जमहूरियत में सबसे पहली चीज़ गुड गवर्नेंस है, मेरिट है, और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी तो हम अपनी खुद अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये कहा है कि हम जो हैं ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी करप्शन के ख़िलाफ़, और इनकम्पिटेंस जो है उस पे भी इमरान खान साहब जो है किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो समझते हैं कि उन्होंने कौम से वादे किए हैं और उनसे कौम के वादे जो हैं हमने पूरे करने हैं, तो इसलिए वो कोई चांस जो है वो नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत तफसील से हमसे बात, हर इशू के ऊपर, हर सवाल के ऊपर बहुत तफसील से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पेशावर में कि एक इलाके की जहां स्कूल के बच्चों को जब वैक्सीन दी गई पोलियो की तो उन सब की तबीयत ख़राब हो गई। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पेशावर की, जहां एक इलाका माशोखेल में जो आज एक वाक़या पेश आया। एक स्कूल के बच्चों को जब पोलियो वैक्सीनेशन पिलाई गई तो कहा जा रहा है कि उन बच्चों की हालत ख़राब हो गई और उन सबको हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह पोलियो वैक्सीनेशन थी और उन्होंने उसके बाद हस्पताल में तोड़ फोड़ भी की और वहाँ आग भी लगाई। दूसरी तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि वैक्सीनेशन में कोई मसला नहीं था। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के फोकल पर्सन के मुताबिक जो वैक्सीनेशन थी वो बिल्कुल सही थी और बिल्कुल महफूज थी। मगर मसला ये था कि ये जो स्कूल था इसकी इंतज़ामिया बहुत अरसे से रेजिस्ट कर रही थी कि वैक्सीनेशन बच्चों को पिलाई जाए और ये पहली दफ़े थी कि बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे दिए गए। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ से भी ऐलान आया है कि इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन होगी। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद अली अकबर साहब जो ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ पेशावर के। वेलकम टू द शो अली अकबर साहब। शुक्रिया आरफा साहिबा। जी अकबर साहब, तो ये बताएं कि ये क्या वाक़या था? क्या सचमुच सब बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे पिलाए गए और उसके बाद ही उन सब की तबीयत खराब हुई है? आरफा, आज जो है बड़ा ही सेटबैक है पोलियो प्रोग्राम के लिए, और ये हेल्थ हुकाम या पोलियो हुकाम जो भी कहे, लेकिन मौके पर ये एक हकीकत है कि आज रूरल पेशावर में पोलियो खतरे दिए जाने थे तकरीबन 16 लाख बच्चों को, और अब तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है सिर्फ अभी तक हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1200 से जायद बच्चे हैं, जो कि सिर्फ माशोखेल नहीं है, पूरा रूरल एरिया जहां पर खतरे दिए गए हैं तो वहां पर रिएक्शन सामने आया है। और डॉक्टरों के मुताबिक जो है बच्चों को जो है और सर दर्द की शिकायत रही है, और अभी भी ज्यादातर बच्चे जो है अस्पतालों में एडमिटेड है। तो ये अब तक यही है कि फिलहाल ये जो वाकया हुआ है ये वैक्सीनेशन के बाद हुआ है। अब ये वैक्सीन में खराबी थी या मिकदार ज्यादा है या जो कुछ भी है, इस हवाले से तो खबर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ताहम पोलियो हुकाम या अगर सेहत के हुकाम ये डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो ये बिल्कुल भी आज जो कुछ हुआ है तो डॉक्टरों ने कहा है, मौके पर अस्पतालों में हमने देखा है, वाकई में रिएक्शन हुआ है और उसके असरात बच्चों पर अच्छे नहीं गए। 1200 से ज्यादा बच्चे जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। कितने स्कूल्स के बच्चे थे? जो 1200 बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक स्कूल के तो नहीं होंगे, ये कितने स्कूलों के अंदाजन बच्चे हैं 1200 जिनकी तबीयत आज खराब हुई है? इससे पहले भी शिकायत मौसूल होती रही है, कोई एक दो बच्चे जिनको रिएक्शन होता था। ताहम आज ये मामला जो है ये एक स्कूल के तकरीबन 300 से ज्यादा बच्चे थे, और बाद में जहां जहां भी वैक्सीनेशन की गई है तो अक्सर जगहों पर मसला जो है वो सामने आया है। और तकरीबन अभी जब हम जराये से बात कर रहे थे और कंफर्मेशन कर रहे थे तो कोई 1200 से ज्यादा बच्चे थे जिनको ये रिएक्शन हुआ है, और उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई है, और अभी भी कुछ बच्चे जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है। अली अकबर साहब, ये जो हुकूमत की तरफ से दावा आ रहा है कि ये वाकया एक ऐसे स्कूल में पेश आया जहां की जो इंतज़ामिया है वो इससे पहले इनकार करती रही है पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे पिलाने से बच्चों को, क्या ये बात सही है कि ये इस स्कूल में पहली दफ़े ये कैंपेन चली थी? अल्फा, ये जो मामला है अब पोलियो हुकाम और हेल्थ हुकाम को जो है सही तरीके से टैकल करना होगा, क्योंकि पोलियो पर पहले से भी खदशात जो है वो जाहिर किए गए थे, और अब ये जो मामला हुआ है सिर्फ एक ही स्कूल में नहीं हुआ है कि सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल है और वहां पर बच्चों को ये दिए गए। रूरल एरियाज में तकरीबन कमोबेश तमाम स्कूलों में जितने बच्चे थे तो वहाँ उन तमाम स्कूलों से शिकायत आई है, और वो बच्चों को जो है इस वाकये के बाद क्या उन्होंने कैंपेन जो थी वो सस्पेंड कर दी है, या अभी भी जो पोलियो वर्कर्स हैं वो कतरे पिलाने की मुहिम पे काम जारी है उनका आज के दिन के लिए? जी, ये जब मामला आया और शुरू में जो है डिनाइल पोजीशन में थे हुकाम, ताहम बाद में जो माशोखेल एरिया है पेशावर का तो वहाँ पर पोलियो जो कैंपेन है उसको सस्पेंड किया गया है,
ताहम दीगर जगहों के हवाले से अभी तक कोई सस्पेंशन की इतलात सामने नहीं आई है। ये जो अस्पताल है अकली अकबर साहब जहाँ बच्चे दाखिल हुए हैं, क्या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या डॉक्टर्स हैं उन्होंने कोई इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की है या मीडिया से बात की है कि वजह क्या बनी है? क्या एलर्जिक रिएक्शन है या दवा में कोई मसला था? कोई उन्होंने तफसील फराहम की है कि क्या वजह हो सकती है बच्चों की बीमारी की? जी बिल्कुल, एक स्टेटमेंट जो है वो इशू किया गया है हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स से और दीगर जगहों से भी। वो क्या कहता है स्टेटमेंट जो है? वो उनके मुताबिक जो है वो कई बच्चों को जो है वो अस्पताल में एडमिट किया गया, लाया गया और उनके मुताबिक ये है कि बच्चों के पेट में मसला था और उसके साथ साथ जो है वो सर दर्द की शिकायत कर रहे थे और उनके बाद उनको एडमिट किया गया और तिब्बी इमदाद जो है वो दी गई। और तो क्या वो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये जो भी सिम्टम्स हैं जैसे सर दर्द है या पेट में दर्द है, इसकी वजह वो पोलियो वैक्सीनेशन थी? क्या ये डॉक्टर्स ने कहा है कैटेगोरिकली? नहीं, बिल्कुल इस हवाले से, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है और उसमें उन्होंने खुल के ये बात नहीं की है कि ये पोलियो का रिएक्शन है या वैक्सीन का है। ताहम जब उनको चेकअप किया गया है तो उन्होंने ये बात की है कि हाँ बच्चों को शिकायत थी और उनको पेट और सर चकराने की शिकायत थी जिनको प्रॉपरली तिब्बी इमदाद दी गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब, आपने तफसील से बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।